जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में बताए थे, जिसमें धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी विवरण की जानकारी दे चुके हैं। और आज पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इतिहास को एक समय काल या कालखंड तैयार करने में मदद मिलती है। तो साथियों, आइए पुरातात्विक स्रोत को देख लेते हैं। एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोत जो भी है यह बिल्कुल निर्धारित होता है, मानक होता है। इसमें थोड़ी भी त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि जो भी अभिलेख हमें मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, ये इन्हें बदला नहीं जा सकता है। जबकि साहित्यिक स्रोत में आने वाले समय में समय के अनुसार बदले जा सकते हैं, क्योंकि उसे हाथों से या मौखिक रूप से बोलने या लिखे जाने का महत्व होता है। तो इसलिए उस पर ज़्यादा हम विश्वास अपना तथ्यों पर नहीं जमा सकते हैं। लेकिन पुरातात्विक जो भी स्रोत हैं उन पर बिल्कुल आप आँख मूंद के उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अभिलेख मिले हैं, अगर इस पर कार्बन डेटिंग से अगर देखा जाए, कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 से, और इसे कार्बन डेटिंग में नाम दिया जाता है, जिससे हमें बिल्कुल एक्यूरेट यानी एकदम सही तिथि समय का पता चलता है इस तरीके से, क्योंकि इसमें C14 और C14 का अनुपात निकाल करके पता किया जाता है। यह बिल्कुल ही स्केल से है और बिल्कुल सही होता है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं इसके कितने भाग हैं, कितने भागों में इसे बांटा जाता है। तो इसमें पहला है अभिलेख, जिसमें अभिलेख दिए गए हैं। सिक्कों से जानकारी मिलती है उस समय के राजाओं के बारे में। मूर्तियाँ और चित्र मिले हुए हैं। मृदभांड यानी बर्तन आदि मिले हुए हैं। आइए देख लेते हैं अभिलेख इसमें कौन कौन से हैं और इन अभिलेखों से किसकी जानकारी हमें मिलती है। तो साथियों, अभिलेख में देखा जाए तो सबसे पहले है बोगास कोई अभिलेख, जो सबसे प्राचीन है और यह सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ है। लेकिन यह अभिलेख पढ़ा जा नहीं सका है, क्योंकि यह भावचित्रात्मक लिपि में लिखा गया है। इसी के साथ साथ हाथी गुफा, जो जिसे खारवेल राजा ने बनवाया था, और इसमें एक चीज़ बताई गई है कि इसमें खारवेल यानी राजा खारवेल ने नहर बनवाया था, नहर का निर्माण करवाया था इस हाथी गुफा वाले स्तंभ यानी अभिलेख में, जो उड़ीसा से संबंधित है, यानी कलिंग राजा खारवेल उड़ीसा से संबंधित थे। साथ में जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्ररामन के नामक राजा द्वारा बनवाया गया था या उसके समकालीन बनाया गया था, उसकी समकालीन जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ में प्रयाग प्रशस्ति, जो एक प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है और इसे समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है, समुद्रगुप्त द्वारा इसे बनवाया गया है। यह अभिलेख, इसमें जानकारी मिलती है और इसी के समकालीन से बनवाया गया था। साथ में आप बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त को किस व्यक्ति ने या किस कवि ने लिखा था और कौन सा कवि इसे पूरा करने का श्रेय जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उदयगिरी अभिलेख, जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। राजा चंद्रगुप्त सेकंड के समय इसे लिखा गया था, उत्कीर्ण किया गया था। साथ में भीतरगांव यानी कानपुर, जो कानपुर में है भीतरगांव, इसे अस्कंदगुप्त राजा ने बनवाया था या इसे लिखवाया था, और इसमें गुप्त शासकों और अस्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय की शासन व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक आर्थिक स्थिति किस तरीके से फल फूल रही थी। इसी के साथ साथ एरण अभिलेख आप देख सकते हैं। एरण अभिलेख, जिसे भानुगुप्त यानी राजा भानुगुप्त ने लिखवाया था, इससे संबंधित है, और इसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है कि गुप्त शासकों की थोड़ा के समय या उस समय जिस समय लिखा गया था उस समय सती प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि इसमें भानुगुप्त जो राजा हुआ करता था, इसका सेनापति हुआ करता था पांडु,
पांडु नाम का था और यह किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था, जिससे इसकी पत्नी भी साथ में सती प्रथा यानी सती हो गई थी इसके साथ में। इस तरीके से इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला उल्लेख इसी में देखा जाता है। मेहरौली अभिलेख, जिसे लौह स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, और यह चंद्रगुप्त सेकेंड के समकालीन यानी शासन में बनवाया गया था। चूँकि मेहरौली अभिलेख या लौह स्तंभ दिल्ली में है। कहाँ पे है साथियों? दिल्ली में है, और यह दिल्ली में बनाया गया था। आपको जान के अचंभा होगा कि जो मेहरौली स्तंभ है, इसे लौह स्तंभ भी कहा गया है। यह लोहे का बना हुआ है और यह खंभा टाइप का है, और इसमें आज तक जंग नहीं लगा है, मूर्छा नहीं लगा है, और यह ऐसे ही अभी तक खड़ा है। लगभग इसे 2000 साल हो गए हैं, लगभग 2000 साल हो गए हैं, फिर भी यह ऐसे ही बिना खराब हुए पड़ा हुआ है। तो इसमें सोचिए कि उस समय साथियों किस तरीके का धातु शिल्प या धातु कला जो भी व्यवस्थाएं थी और तकनीकी थी, कितनी अच्छी प्रकार की रही होगी, जिससे इतना बढ़िया बनाया जा सका हो। ये होल जो अभिलेख है पुलकेशिन के शासनकाल में लिखा गया था, और इसमें बताइएगा कि यह किस कवि द्वारा इसे बनवाया गया था। देवपाड़ा का अभिलेख विजय सेन द्वारा बनवाया गया था, और मंदसौर का अभिलेख जो है वर्धन वंश के द्वारा बनाया गया था, जिसमें वर्धन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो साथियों, हमने देखा स्तंभ अभिलेख से संबंधित और जितने भी स्तंभ या लौह स्तंभ जो भी चीज़ें हैं कहाँ कहाँ थी, और इसके साथ साथ और पुरातात्विक अभिलेख में देखते हैं तो हमें यहाँ पे सिक्के देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से सिक्के हैं और किस शासनकाल में जारी किए गए थे। तो आप देख सकते हैं टेराकोटा एक सिक्का हुआ करता था जो स्टीलाइट का बनाया जाता था, और यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और उसी के समकालीन मिला हुआ है। आहत और पंच मार्क सिक्का और पौंड जिसमें चांदी मिला हुआ था, यह मौर्य राजाओं द्वारा जारी किया जाता था, और इसमें उस समय के राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आहत सिक्के जो होते थे, इन्हें किसी ऐसे मोहर के द्वारा पंच करके दबा करके बनाया जाता था, जिस पर किसी भी राजा का या किसी भी ऐसे पशु पक्षी का जो भी चित्र था उत्कीर्ण हो जाता था। गोल्डन कॉइन यूनानियों द्वारा बनाया गया था, यानी इनके द्वारा जारी किया गया था, जिससे पता चलता है कि यूनानी जो है कितने समृद्ध हैं। साथियों, इससे यह भी देखने को मिलता है कि कौन सा राजा कितना ज़्यादा समृद्ध था, कितना ज़्यादा पैसे वाला था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इससे अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जिसके पास असरफी यानी सोने के सिक्के का जारी करता है, तो उसके समझिए कि उसके पास पैसे ज़्यादा रहे होंगे, उसके पास उसकी व्यवस्था अच्छी रही होगी चलाने की, और भी सारी व्यवस्थाएँ आर्थिक स्थिति भी अच्छी मानी जा सकती है, कल्पना की जा सकती है। और गोल्डन जो भी यूनानी थे, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले सिक्कों पर राजाओं का चित्र और रानियों का चित्र भी छापने का जो प्रचलन था शुरू हुआ, जिससे एक नया इतिहासकारों के लिए और कल्पना करने का मौका मिला, जिससे वे राजा के बारे में और भी सारी जानकारी को दर्शाते थे, जिससे कि कौन सा राजा कैसा तीर कैसा मतलब हथियार चला रहा है, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कितना उसके बाहें मोटी हैं, इससे उसके बारे में कई सारी जानकारियों को हम इकट्ठा कर पाते हैं। प्योर गोल्ड, सबसे पहले प्योर गोल्ड को किसने जारी किया था यानी सिक्का चलाया था, तो यह कुषाण शासकों ने इसे जारी किया था। इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि मयूर सिक्का किस शासक के द्वारा जारी किया गया था। तो मयूर सिक्का जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया था, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दक्षिण और उत्तरी राज्यों में बहुत ज़्यादा राज्यों को जीत करके इन्होंने महारत हासिल की थी। कौड़ी को किस शासकों ने जारी किया था, तो गुप्त शासकों ने कौड़ी नामक सिक्का को जारी किया था। शुद्ध चांदी का सिक्का किस शासक ने जारी किया था, तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने
शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया गया था, जबकि शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया गया था। ठीक है, तो इसमें मयूर सिक्का और शुद्ध चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा जारी किया गया था। मयूर तो जो है समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था। अब एक चमड़े का सिक्का भी जारी किया गया था, जो हुमायूं द्वारा जारी किया गया था। और इसके बारे में और भी जानकारी जब इसका समय यानी इसका कालखंड आएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। शेर शाह सूरी जो है इसी हुमायूं को दिल्ली से हरा करके जो बिलग्राम युद्ध हुआ था, और यह 1940 में हुआ था, और इसमें 1540 में साथियों 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हरा करके इसे निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया था। और यह इसका एरिया यानी क्षेत्र को छोड़ करके यह पंजाब और पाकिस्तान वाले जो इस समय एरिया है, लाहौर वाला एरिया, उधर चला गया था। अब शेर शाह कुछ समय तक भारत में शासन किया और उसने अपने हिसाब से बहुत सी चीज़ों को नए तरीके से प्रचलित किया और उसे प्रभावित भी किया शासन में, और अपनी सिक्का को चलाया। जैसे में दाम रुपया और असरफी नाम की उन्होंने सिक्का चलाया। दाम तांबा का बना होता था, रुपया चांदी का बना होता था, और असरफी सोने का बना होता था। क्योंकि जो दाम होता था सबसे सस्ता होता था, चांदी उससे महंगा और सोना सबसे महंगा हुआ करता था। क्योंकि जो भी गरीब लोग होते हैं वे तांबा लेकर चलते थे और सबसे पहले पूछते थे कि ये इस चीज़ का कितना दाम है, तो इससे पता चलता था कि वे गरीब हैं। जितने भी लोग आज भी देखते हैं दाम पूछते हैं, वे लोग समझिए कि पहले पूछते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ज़्यादा दाम का ना हो क्योंकि हम ना खरीद पाएँ। इसे वो चीज़ तांबा का बनता था दाम। तो इस तरीके से हमने सिक्के को देख लिया कि सिक्का का क्या क्या उपयोग है और इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं, और राजाओं के बारे में या उस समय के शासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसी के साथ साथ मूर्तियाँ और चित्रकला जो भी हमें मिला है उससे भी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं कि उस समय के लोग और यह कितना पुराना है, इसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, जानकारी होती है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन नामक ज़िला में पड़ता है, और यहाँ पे बहुत बढ़िया चित्रकारी की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका फ़ोटो हम दिखा सकते हैं आपको। देखिए रायसेन में ही यह बनाया गया है, यानी रायसेन का ही देखिए कितना उस समय जो है जब यह पाषाण काल था उस समय के लोग ऐसे ऐसे चित्र बना के इसी में गए हैं। ऐसे चित्र देखने को मिलता है जिससे हमें पता चलता है, और इससे हम उस समय का काल पता यानी समय पता कर लेते हैं। और जानकारी हमें यह भी होती है कि उस समय के लोग चित्र बनाना सीख गए थे, शिकार करना सीख गए थे, और सभ्य मानव की तरह रहना सीख रहे थे। तो इससे जानकारी हमें मिलती है और हम उसके काल के अनुसार उनके बारे में जानकारी भी इकट्ठा कर पाते हैं। इसी के साथ साथ हमने दिखाया था सिक्के साथियों कई टाइप के होते थे। देखिए इसमें सिक्के जो है गोल हुआ करते थे, चौकोर हुआ करते थे, और इसमें सभी अलग अलग तरह के इसमें चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सिक्कों पर किसी भगवान की, किसी राजा की, या किसी जो है देखिए यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह का है, ये राजा का है। देखिए यहाँ पे कोई राजा है जो ब्रिटिश या ग्रीस का राजा है। यहाँ पे सब जानकारी हमें इससे मिलती है कि, और इससे ये तुरंत ये पता चल जाता है कि यह किस राज्य का है या किस राजा का है, और वहाँ के कितने समृद्धशाली लोग रहे होंगे। यहाँ पे देखिए किसी देवी का फोटो है, यानी इसका चित्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी ये सोने के सिक्के कुछ हैं, यहाँ पे कुछ जो है तांबे के सिक्के मिल सकते हैं, आपको चांदी के भी सिक्के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे राजा रानी और कई भी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। और आगे देख लेते हैं, इसमें जो सिक्के हुआ करते थे, और हमने बता रहा था कि रायसेन में भीमबेटका नामक स्थान पे एक चित्रशाला मिली है, यानी शैल चित्र मिला है, जिसे हमने आपको भी दिखाया है। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हमें कांस्य मूर्ति मिली है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जिससे हमें पता चलती है कि वहाँ के लोग
क्या पसंद करते थे, नृत्य करना ऐसे पसंद करते थे, शिकार करना पसंद करते थे, यह हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यह मूर्ति मिली है, यह इसे कई एंगल से दिखाया गया है, यह कई मूर्ति है, इसे पीछे से यह दिखाया गया है और आगे से इसे यह दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि यह लोग क्या क्या करते थे, कैसे कैसे जीवन यापन करते थे और अपना दिनचर्या इनका क्या हुआ करता था। और लास्ट देख लेते हैं कि मृदभांड और बर्तन से हमें क्या जानकारी होती है। तो मृदभांड यानी जो बर्तन उसे मिले हैं वे मिट्टी के हुआ करते थे ज़्यादातर, जिससे हम उस समय के काल को निर्धारण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे काला और लाल ये देखिए कुछ मिले हैं बर्तन यानी मृदभांड मिले हैं जो मालवा से मिला हुआ है और यह 2000 BC पुराना है। देखिए हमने बताया कि किसी भी ऐसे जीवाश्म हो जिसका हम कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं कितना साल पुराना है, जिससे हम ये पता किए हैं ये 2000 साल पुराना है और आज से 4000 साल पुराना है। और इसके हिसाब से इसका काल भी बांटा जाता है। धूसर यानी ग्रे टाइप का यानी भूरा, यह बुर्जहोम से मिला है और यह लगभग 1200 साल पुराना है। और भी इससे जानकारी मिलती है चित्रित धूसर जिस पे चित्र बना हुआ है और यह 600 साल पुराना है और इस समय यूपी से मिला है और यह महाजनपद काल जब शुरू हो रहा था तो उस समय चित्रित धूसर यानी रंग के मिले हैं। साथ में काली पालिश, इसमें लोहे का पालिश किया जाता था, जिसे लोहा काला होता है और इसी का पालिश किया हुआ हमें मिला है और यह 200 BC यानी आज से 2200 साल 2300 साल पुराना लगभग है, जिससे पता चलता है कि जब महाजनपद काल हुआ था तो उस समय लोहे की खोज हो गई थी और लोहे का लोग प्रयोग कर रहे थे। साथ में दांतेदार चित्रित भी मिला हुआ है, चित्रित मतलब मृदभांड, और यह बंगाल से मिला हुआ है और यह 200 AD का है। इससे पता चलता है कि इस समय के लोग बढ़िया अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके के दिखने वाले मृदभांड बनाने की शुरुआत कर दी थी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इसमें दांतेदार अगर किसी भी मृदभांड बना करके उसके ऊपर ऐसे कोई पहिया होता था जो दांतेदार होता था, उस पर ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे चलाया जाता था जिससे इस पर दांतेदार बन जाता था और इसी को दांतेदार चित्रित कहा गया है। और यह 200 AD में कितने में साथियों 200 AD में इसे बनाया गया है, मतलब कि आज से 1800 साल पहले, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पे कि AD और BC में क्या अंतर है साथियों, ये आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। जब हम जीरो से चलें, यहाँ मान लीजिए जीरो है और भाई 2000 आया है तो जीरो आया होगा कभी, जब 2000 इसमें 23 चल रहा है तो कभी न कभी जीरो रहा होगा, तभी तो 2023 आया, कि सीधे डायरेक्ट तो 2023 आया नहीं। और जीरो से पहले भी कुछ समय रहा होगा, क्योंकि जीरो किसी मानव को माना गया है। और इस समय जब ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट जब जन्म हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो उसी समय को माना गया है जीरो, यानी वह जो है जीरो में पैदा हुए थे। और 2023 आज भी मतलब इसका 2023 इतना साल हो गया है ईसा मसीह के पैदा हुए। इसी के साथ अगर पीछे देखा जाए तो जितना साल पीछे जाएंगे उसे BC कहते हैं और जीरो से जितना आगे जाएंगे उसे AD कहते हैं। मतलब कि अगर हमने कहा 600 BC, मतलब कि जीरो से 600 साल पहले, 600 साल पहले 20 हो गया जीरो से। और अगर आज से देखा जाए तो 2023 तो यह हुआ, साथ में 600 और जोड़ लेंगे, यानी यह 2600 साल पुराना इसे कह सकते हैं। तो साथियों हमें विश्वास होगा कि आपको यह समझ में आ गया होगा और इसमें जो भी आपको न समझ में आया हो इसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।